अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। भीगी भीगी सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा से जनाब, उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और मौसम से खूब लुत्फ अंदोज भी हो रहे होंगे और भरपूर वीकेंड मनाने की तैयारियां भी आप लोगों ने कर ली होंगी। एक अच्छा मौसम भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होती है और हमें अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का शुक्र भी अदा करते रहना चाहिए। जितना शुक्र अदा करेंगे मेरे ख्याल से वो उतना ही कम है और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क की फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। और बेशक आज़ादी का कोई नेमुल बदल भी नहीं है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख का धारा मोड़ देते हैं और उनमें से और भी बहुत कम लोग होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल देते हैं। उन्हीं में से बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शख्सियत भी है। बरसगीर के मुसलमानों को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शक्ल में ऐसा रहबर मैसर आया जिसने अपनी अक्लो दानिशमंदी से मुसलमानों को आज़ाद ममलिकत दी, जिसमें हम सब अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के साथ इस वक्त सांस भी ले रहे हैं। और हमारा भी फर्ज है कि पाकिस्तान को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अफकार के मुताबिक अमल करके तरक्की के सफर पर गामजन हुआ जाए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को हमसे बिछड़े आज 73 बरस बीत गए, लेकिन उन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क देकर हम पर एहसान किया है जिसको हमारी नस्लें ता क़यामत याद रखेंगी। और आज इसी मुनासबत से मुल्क भर में जो है तकरीबात भी मनाई जाएंगी और उनको खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। जनाब आगे बढ़ते हैं। मौसम अंगड़ाई लेने लगा है और मौसम बरसात अपनी इख्तिताम की तरफ बढ़ा है। मौसम बरसात में बारिशें तो खूब होती हैं, लेकिन बारिश के बाद अगर धूप निकल आए तो हब्स की कैफियत पैदा हो जाती है। लेकिन अब हब्स का मौसम काफ़ी हद तक हमने देखा है कि ख़त्म हो चुका है और हवा में ठंडक महसूस होने लगी है, जो मौसम के बदलने की नवीद भी सुनाती है। तो जनाब जब मौसम बदलता है तो हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने के अंदाज तक चेंज हो जाते हैं। लेकिन मौसम तब्दील होने का ये जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है ये बहुत क्रिटिकल होता है। इसमें हेल्थ के हवाले से बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने आने लगते हैं। तो ऐसे मौसम में खाने पीने में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है। डेफिनेटली हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में बाहर की चीज़ें, ख़ास तौर पर समोसे पकोड़े खाने को बहुत दिल करता है हम सबका, लेकिन इसमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। बदलते मौसम में खाने पीने में क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस मौसम में ख़ास तौर पर कहवे का इस्तेमाल कितना मुफीद साबित हो सकता है और कौन कौन से कहवे मज़ेदार होने के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में मोइना बेग है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मोइना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मोइना, बरसात का मौसम है और हब्स भी ख़त्म हो चुकी है, बारिश बरस रही है और ऐसे में हम सबका दिल करता है बाहर से समोसे पकोड़े इस तरह की चटपटी चीज़ें खाने का, लेकिन तिब्बी माहिरीन और आप जैसे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो हमें मना करते हैं कि ना खाएं। तो फिर क्या इस मौसम में क्यों आप लोग एहतियात करने को कहते हैं? क्यों ज़रूरी होती है बहुत एहतियात करना? हाँ, असल में बड़ा आपने सही इशू जो है वो हाईलाइट किया। असल में ये जो मौसम है जिसे हम लेट मानसून या लेट समर कहते हैं, जिसमें रेनी सीजन ज़्यादातर चल रहा होता है, इट इज़ वेरी हार्डली वेलकम्ड बाय एवरीवन, क्योंकि वो एक एग्जॉस्टिंग समर के बाद आपका एक टाइम पीरियड आता है, रेनी सीजन है, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा होता है। लेकिन अब आप इंजॉय तभी करेंगे जब आप हेल्दी हैं। ये आप सबसे पहले पॉइंट ज़हन में रखना चाहिए। और ये मौसम अपने साथ बड़े सारे हेल्थ इश्यूज लेके आ रहा है। ठीक है, आपको वायरल फीवर हो रहा है, फ्लू हो रहा है, फिर जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं, पेट खराब के केसेस, मतलब कि मल्टीपल ऐसी चीज़ें जो लोगों को इफेक्ट कर रही होती हैं। तो इसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जहन में रखने वाली है वो ये है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनके लिए ये जो ह्यूमिडिटी वाला वेदर है ना, ये बड़ा फेवरेबल है। अच्छा। तो ये इसमें ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं और इनके लिए ये कंडीशन फेवरेबल है। अब उनकी आपको देखें कि ज़्यादा हुए होते हैं और आपका मौसम ऐसा है कि आप बाहर से खाने की चीज़ें दिल कर रहे हैं। और जिस तरह इस मौसम में हम देखते हैं मोइना कि मक्खियों की भी एक मक्खियों बहुतात की हो बहुतात जाती है होती और है। बाकी भी सारे वायरसेस, डेंगू और ये सारी चीज़ें, सारा कुछ तो ज़्यादा किस हुआ तरह है। मतलब फिर इनसे बचा जाए और किस तरह के मसाइल जो है उनका सामना करना पड़ता है? अब मक्खियाँ या फ्लाइज की जिस तरह आप बात करें तो उनके लिए भी ये बड़ा मॉइस्ट मौसम बड़ा फेवरेबल होता है। तो आप देखेंगे वो वैसे आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं।
तो सबसे ज़्यादा तो इसमें ये है कि जो ईटिंग आउट सबसे रिस्ट्रिक्ट करना है वो आपने इस मौसम में करना है। ओके। दूसरा फिर ये है कि अनकुक्ड चीज़ें जो है वो आप बाहर से ना खाएं, जिस तरह वेंडर से आप स्लाइस्ड फ्रूट या फ्रूट चाट या कोई भी ऐसी चीज़ें जहां आपको लगता है कि फ्लाइज हैं या हाइजीन अच्छी नहीं है, वो उनसे सबसे पहले परहेज़ करें। फिर दूसरा एक इशू ये है कि ये जो ये मौसम आता है इसमें आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बड़ा स्लगिश हुआ होता है और उतने ही हम फैटी फूड्स की तरफ जा रहे होते हैं। Exactly, हाँ। और फिर वो क्योंकि गर्मियाँ ख़त्म हो जाती है तो आपको थर्स्ट उस तरह से नहीं लग रही होती जिस तरह से पीक की गर्मी में लग रही है, तो डिहाइड्रेशन भी हो रही होती है। तो ये एक इम्बैलेंस की वजह से यूजुअली ऐसा होता है कि डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं। फिर क्योंकि हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज़्यादा है, तो आप जो भी गंदा मंदा खा रहे हैं आपका पेट शेट ख़राब हो रहा है, इम्यूनिटी ख़राब हो रही है। और भी मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिस तरह जो लोग एज़मा के पेशेंट होते हैं, सांस के किसी उनकी एग्रीवेट हुई होती है कंडीशन। जॉइंट पेन वालों के लिए मौसम थोड़ा सा, आर्थराइटिस वगैरह का अगर कोई पेशेंट हो तो इस मौसम में क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो उनके जॉइंट पेन ज़्यादा हो रही होती है। तो मसले इसमें फिर ये है कि क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है ना, अब मौसम अच्छा भी है, फिर अभी वो हमारी एसी वाली हैबिट भी चल रही होती है। अब जो फ्लक्चुएशंस की वजह से फीवर हो रहा है। तो मतलब ये मौसम जो है ये कह सकते हैं कि इसमें जितनी भी अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं वो भी इंक्रीज हो सकती है, आपके इश्यूज और ज्यादा बढ़ सकते हैं निस्बतन जो बाकी मौसम होते हैं। लेकिन अगेन हम जो भी जितना भी अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते रहते हैं और अपने आप को इम्यूनिटी इतनी बूस्ट रखते हैं अच्छी डाइट से, तो आप उतनी अच्छे तरीके से किसी भी ऐसे कंटेमिनेंट को, यानी आपकी बॉडी का डिफेंस अच्छा है तो आप बच सकते हैं। और इस मौसम में हमने देखे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं मेरा पेट खराब हो गया, अभी मैंने घर का ही खाना खाया था लेकिन फिर भी पेट खराब हो गया, दिल घबरा रहा है, एसिडिटी हो गई है, मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास जो है ना वो डाइट के अपने एक पैरामीटर्स होते हैं कि ये जो मौसम है, जो जैसे लेट मानसून है, रेनी सीजन है, इसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे स्लो हुआ होता है। तो आप कोशिश ये करें कि बड़ी बैलेंस्ड इस किस्म की डाइट लें। एक तो सीजनल फ्रूट लें, ठीक है, हाइजीन का ख्याल रखें। फिर ये है कि जिस तरह बहुत फैटी चीज़ें मत खाएं, हाइड्रेशन पे फोकस करें। फिर स्वेटिंग अगर आपको ह्यूमिड वेदर में हो रही है तो डिहाइड्रेशन के लिए आप ऐसे अच्छे ड्रिंक्स पिएं, अच्छा, बनानाज वगैरह जिसमें पोटाशियम ज़्यादा है, ऐसे फ्रूट्स ऐड करें। वीट बेस्ड चीज़ें तीनों टाइम ना लें, मतलब थोड़े लाइटर लेकिन न्यूट्रिशियस मील्स लें, कैलोरिक डेंस मील्स ना लें। और जैसे आपने भी बात की मोइना के इस वाले मौसम में एक तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है और हमारे जो मिनरल्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं वो निकल रहे होते हैं, तो उसके लिए लोग करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स या फिर मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, या क्या चीजें हमें पीनी चाहिए जो इनके ऑल्टरनेट हो सकता है, अच्छा, और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा हो सकता है। अच्छा, एक तो कोल्ड ड्रिंक्स का वैसे एक अनहेल्दी चीज़ है, हम कहते हैं कि लिमिट में रखेगा। फिर दूसरा वो डाइजेस्टिव सिस्टम और ख़राब कर रही है। अच्छा। पहले इस मौसम में हुआ हुआ है, फिर उनसे और ज़्यादा एसिडिटी और इस तरह के मसले जाग होते हैं, फिर वो फ़ायदा नहीं दे रही। तो आप इनको रिप्लेस करें ऐसे ड्रिंक से, फ्रेश फ्रूट जूसेस हो गया, कोकोनट वाटर हो गए। फिर अब तो ये फ्रूट वेजिटेबल इन्फ्यूज्ड वाटर जो होता है, जैसे डिटॉक्स बॉटल्स, आपने कटेड फ्रूट और वेजिटेबल्स अंदर ऐड कर दिया और वो पानी पीते रहे सारा टाइम। फिर ये सारी जैसे आप पानी, सबसे पहले तो ये है कि पानी अच्छा पीते रहें, फिर आप फ्रूट जूसेस पे फोकस करें, कोकोनट वाटर पे फोकस करें, ऐसे फ्रूट वेजिटेबल इन्फ्यूज्ड वाटर पे फोकस करें। आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। और दूसरा इसी मौसम में मोइना लोग इस चीज़ की भी बॉडी एक की या थकावट की बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, क्या वो भी इसी वजह से है कि हमारे अंदर से जो पानी है हमारा पसीने के थ्रू वो अखराज हो जाता है उसका, तो उसके लिए फिर क्या करें? अच्छा, उसके लिए वही बात आ गई कि एक तो डिहाइड्रेशन आपको बड़ा स्लोअर लेथार्जिक कर देती है, क्योंकि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड चाहिए डेली फंक्शन करने के लिए। वो जब पानी उतना ले नहीं रहे, प्लस आप स्वेट कर रहे हैं, तो वो जो फ्लूइड के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल रहे हैं, तो थकावट हुई हुई है। फिर बॉडी एक्स, वही टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से भी बॉडी एक्स रह रही होती हैं। और अगर कोई पेशेंट है, जैसा मैंने बात की कि आर्थराइटिस वगैरह का, उसकी पेन्स थोड़ी ज़्यादा हुई होती हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप अपनी कैलोरीज पूरी लें जितनी आपको चाहिए, लेकिन साथ साथ अपना फ्लूइड इनटेक बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। उसको फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसे चूज़ करें जिनका वाटर कंटेंट अच्छा है। फिर फ्रूट जूसेस हैं, सीजनल फ्रूट आप जो भी ले रहे हैं ना, वो बना ही उस सीज़न की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, तो आप उसको फ्रूट की रॉ फॉर्म में या जूसेस फॉर्म में जैसे भी है वो लेते रहें। तो क्या इस मौसम में मोइना हमें अपना जो खाने पीने का पैटर्न है वो भी चेंज कर देना चाहिए, उनमें कोई एडिशनल चीज़ें डाल देनी चाहिए और जो हम खा रहे हैं
उनमें से माइनस कर देना चाहिए? अच्छा, थोड़ा सा ये कंडीशन बेस्ड है, जैसे कि अगर तो कोई भी इशू है, जैसा किसी को कफ है, फीवर है, कोई रेस्पिरेटरी इशू हुआ है, तो उसके हम फंक्शनल टीज ऐड करा देते हैं। अच्छा। हनी टीज हो गई, सिनेमन हो गया, जिस तरह जो रिलीफ दे रही होती हैं। फिर ये है कि वही मैंने बताया कि जितना आपका इसमें दिल कर रहा होता है एकदम से फ्राइड और इस तरह की चीज़ें खाने का, उनको थोड़ा सा बचना चाहिए। अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें, कैलोरिक डेंस चीज़ें ना लें, न्यूट्रिएंट डेंस लें, यानी जो आपको उसी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा दे रही हैं और कैलोरीज कम दे रही हैं। यूजुअली तो हम जो अनहेल्दी चीज़ खा रहे होते हैं उसमें एम्प्टी कैलोरीज इतनी ज़्यादा होती है कि कैलोरीज का लोड बहुत ज़्यादा है लेकिन फ़ायदे वाली चीज़ें कम है। तो इम्यूनिटी हमने अपनी स्ट्रेंथन करनी है, तो वो वाली चीज़ें फोकस है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन सी रिच चीज़ें, बहुत सारी ऐसी टीज़ है जिसमें इम्यूनिटी बूस्टर एलिमेंट डाले होते हैं। जो भी मैंने जैसा सिनेमन की बात की, हनी है, ये सब हमारी उसकी इम्यूनिटी को अच्छा कर रहे होते हैं, तो इनको ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए। फ्लूइड, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फूड और वाटर, उसका हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है। बॉइल्ड वाटर, मतलब आप जितना भी हो सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री चीज़ें, फूड कंटेमिनेंट फ्री चीज़ें लें। फिर हम इसमें कहते हैं कि आप अपनी फूड स्टोरेज ज़्यादा ना करें इस मौसम में, थोड़ी ग्रोसरी करें, क्योंकि जहाँ भी आपका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो, फंगल ग्रोथ ज़्यादा हुई होती है, तो इस तरह से यानी स्टोरेज पे फोकस करें। तो इसमें हमारा ज़्यादा फोकस ये होता है ये बताने पे कि ईटिंग आउट कम करें, और उसका मकसद सिर्फ वेट लॉस नहीं है, उसका मकसद ये है कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा मुझे हम जैसे मैं कहवे की भी बात करी थी, इस मौसम में बहुत से लोग कहते हैं जी गर्मी में कहवा नहीं पीना चाहिए। हाँ। क्या इस मौसम में पीना चाहिए कहवा? अच्छा हाँ, वो मुनीबा हम इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, जैसे उनका वेट लॉस का ख्याल आया है वो 4-5 दफ़ा पी रहे हैं। तो जो टीज होती हैं, जो भी टीज में ग्रीन टी भी, ब्लैक टी भी, ये थोड़ी सी डिहाइड्रेशन करती हैं बॉडी में, तो बस इसलिए हम कहते हैं कि मॉडरेशन में लें। उसका राइट बाउंड ये है कि जैसे आपने खाने के कुछ आधे घंटे बाद ग्रीन टी ले ली, फिर आपने कोई हनी टी मॉर्निंग में ले ली, इस तरह वो लेते रहें। ये सीजन बड़ा आइडियल है ग्रीन टी के लिए, एक तो फ्लूइड मिल रहा है, आप अगर पानी का इंटेक अपना मेंटेन रख रहे हैं, फिर आपको टीज कुछ नहीं ज्यादा नहीं पीनी टीज। हाँ, अगर मॉडरेशन में पिए, 1-2 कप पी लें आप दिन में, वो आपकी सेहत के लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है जी, मोइना बेग हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट है। मोइना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप यहाँ पर आई हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे बरसात के मौसम में कौन कौन सी डाइट हमें अपनानी चाहिए, कौन कौन से कहवे पीने चाहिए, उस बारे में हमने बात की है। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं मौलिक कोरोना वायरस के हवाले से। तो कोरोना वायरस की चौथी लहर में एक मरतबा फिर तेजी आ चुकी है, और रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद इस मूजी वायरस का शिकार होते जा रहे हैं। बढ़ते हुए केसेस के बाइस NCOC की जानिब से एक मरतबा फिर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। तालीमी इदारे बंद करने के फैसले में भी तौसीह कर दी गई है, और पंजाब भर में तालीमी इदारे अब 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। और उसके साथ साथ इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से सारा बोझ हमने देखा कि रेलवे पे पड़ गया है। और रश ज्यादा होने की वजह से वायरस के फैलाव के खदशात भी कई गुना बढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स भी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, और उनका कहना है कि मुलाजमीन की 99% वैक्सीन हो चुकी है, और दूसरे इदारों की तरह हमें भी काम करने की इजाज़त दी जाए। मुतालिबात ना माने जाने पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 12 सितंबर यानी कल एहतजाज का अल्टीमेटम दे रखा है। ये सारा मामला है क्या, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन है पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलायंस इस्मतुल्लाह न्याजी साहब, और उनके साथ मौजूद है शबीर हैदर जफर है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, और शबीर आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, हम देख रहे हैं कि इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट है वो बंद हो चुकी है, और इसके अलावा लोग खार हो रहे हैं। रेलवे पे जो है वो रश बढ़ गया है, रेलवे पे ज़्यादा बोझ पड़ गया है। तो क्या वजह क्या बताई जा रही है इंतज़ामिया की तरफ से ये ट्रांसपोर्ट बंद करने की? क्या SOPs पे आप लोग अमल दरामद नहीं करवा पा रहे? नहीं, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़ जो है आवाम तक पहुंचा सकूं। देखें, जो पहली बात यह है कि वैक्सीन लगाना हर पाकिस्तानी के लिए फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को नहीं बचाना चाहते तो पूरे ख़ानदान आपका है,
कम से कम उसका जो है उसको बचाना ज़रूरी है। इस पे तो मैं कोई दूसरी बात है नहीं। ठीक है। हम आवाम को अपील भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं, और अपना स्टाफ को इसीलिए हमने सबसे पहले वैक्सीनेशन का जो है वो कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। और जहाँ छोटे छोटे शहरों में मैं खुद भी गया हूँ, जाकर मैंने सारा जो है अपने ट्रांसपोर्टर को इकट्ठा किया है, उनको ये बताया कि भाई ये इसकी अफादियत क्या है और इसको किस तरह हमने मैनेज करना है। अब दूसरी बात रह गई कि रेलवे पे रश का। देखिए ना, अगर वैक्सीन ही ज़रूरी है तो क्या रेलवे पे वैक्सीन वाले सारे पैसेंजर जा रहे हैं? देखिए, ये ऐसी पॉलिसीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है स्टेक होल्डर को अपने कॉन्फिडेंस में लेना। ठीक है। देखिए ना, जब तक आप दोनों, जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा पता है कि मैं इसको, मेरे पास कहाँ मेरी कमज़ोरी है और कहाँ मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकता हूँ। तो अगर हमें बिठा कर कोई पॉलिसी बनाई जाए तो मेरा ख्याल है ये ऐसी सूरत हाल नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तानी होने से हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि अपनी भी हिफाजत करना और अपने जो साथ दूसरे लोग हैं उनकी भी हिफाजत करना। तो हमारा तो काम ही यही है कि अमानतें, हम समझते हैं ये पैसेंजर हमारी एक अमानत है, हमने इस अमानत को दूसरे स्टेशन पर एक खैरियत से पहुंचाना है, ताकि वो जिस खुशी से, जिस भी मकसद के लिए वो सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए वो दौरानिया जो है आसानियों वाला हो, आरामदेह। अब इतनी लग्जरी बसें आ गई हैं कि पता ही नहीं चलता लोगों को कि सफ़र कितनी देर में हो गया। तो और कुछ रोडें भी बेहतर हो गई हैं मोटरवे के आने से, मगर जो मोटरवे बहुत थोड़ी है, 1800-1700 किलोमीटर होगी, और 1-1.5 लाख किलोमीटर जो है वो दूसरे रोड हैं। तो उन पे भी, जहाँ मैं, तो ये अच्छी बात है मेरे दिमाग में आ गई, रोड जो है ना जहाँ से टूट रहे हैं ना, हुकूमत नहीं बना सकती, कम से कम उनके पैच लगा दे, इतना हो। ठीक है जी हाँ। सर, ट्रांसपोर्ट की और भी मजीद जो सूरत हाल है, शबीर आप हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आगाह कर सकते हैं। इस पर हमने 12 टॉपिक पर बात भी की है आपसे। क्या सूरत हाल है, क्या वजह बनी है ये बंद करने की? क्या SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा था? जो 50% मुसाफिरों को बिठाना था वो बिठाया जा रहा था? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि जो हुकूमत की जानिब से SOPs दिए गए थे वो हमने मुतअद्दिद बार दिखाते भी रहे हैं, और हम आगाह बगाह बताते रहे हैं कि जो हुकूमत की जानिब से बनाए गए SOPs उन पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया गया था। बिल्कुल। उसमें आप बात करें तो लाहौर के अंदर जो सरकारी बस स्टैंड है, जिसमें जनरल बस स्टैंड है, बदामी बाग, लारी अड्डा बदामी बाग है, और उसके बाद सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी है, ठोकर नियाज बेग टर्मिनल है, मजना टर्मिनल, और उसके साथ साथ रायवेंड बस टर्मिनल है। ये वो हैं जो सरकार के अंडर आते हैं, जिनको सरकार ने देखना होता है कि उनके अपने एडमिनिस्ट्रेटर बैठे होते हैं। ठीक है। और दूसरे आ जाते हैं डी क्लास जो कि प्राइवेट बस अड्डे आप कहेंगे कि जिसमें नियाजी एक्सप्रेस है और उसके साथ दीगर बंद रोड पर जितने भी हैं और दीगर शहर के अंदर, वो हैं प्राइवेट जो कि मालकान के अंडर होते हैं। जैसे नियाजी साहब हैं, इनके पास है, इनके अपने हैं बस, ये इनके अंडर होते हैं। अब हुकूमत का काम है, इसमें महकमा ट्रांसपोर्ट और लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। ठीक है। अब जो जनरल बस स्टैंड है जो सरकार के हैं, उसको गवर्नमेंट ने डायरेक्ट देखना होता है, और जो प्राइवेट है उनको इन्होंने खुद देखना होता है। ओके। ठीक है। अब इन बस अड्डों पे देखी जाए तो जो जनरल बस स्टैंड है या जो सरकार के हैं, उन पर तो बिल्कुल 0% भी नहीं अमल दरामद होता। अच्छा। एक तो हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि 50% आप अपनी गाड़ियाँ लेकर जानी मुसाफिरों के साथ। उसके साथ कोरोना SOPs बनाए गए थे कि मास्क के बगैर टिकट नहीं दिया जाएगा, समाजी फासला रखा जाएगा, और 50% सवारियाँ बैठाई जाएंगी, हैंड सैनिटाइज करवाए जाएंगे, टेम्परेचर चेक करने के बाद गाड़ी में मुसाफिर को बैठाया जाएगा। अगर आप चले जाएं, लारी अड्डा चले जाएं, किसी भी बस स्टैंड पे चले जाएंगे, तो आपको इन SOPs पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देगा। जिसके बाद ये हुकूमत की जानिब से फिर फैसला किया गया था कि अगर ये ऐसे ही होना है तो फिर इसके ऊपर ये है कि इसको बंद कर दिया जाए। अब हुकूमत की जानिब से 4 सितंबर से 12 तक बंद किया गया था। अब 9 को दोबारा इजलास हुआ NCOC का, उसके बाद फिर ये 15 तक एक्सटेंड हो गया। हाँ। अब ये 15 के बाद फैसला होगा कि आया इसको चलाना है या नहीं चलाना। अब इसके बंद होने की वजह से आवाम को जो मुश्किलात आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अब उसकी वजह से जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनकी चांदनी लग चुकी है। टैक्सी ड्राइवर्स अब हुकूमत को चाहिए, अब आप चले जाएं बस अड्डा, लारी अड्डा पे, लारी अड्डा के बाहर से गाड़ियां मूव हो रही हैं। अब वो किसका कसूर है? इंतज़ामिया का। लाहौर की इंतज़ामिया क्या कर रही है, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, दीगर अदारे क्या कर रहे हैं। अच्छा। वहाँ से गाड़ी छुप छुपा कहाँ पे? अब मैं कहता हूँ रोड के ऊपर जब ट्रांसपोर्ट गाड़ी आती है, बड़ी गाड़ी आ गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ गई है, तो उसको अलाउ ही नहीं है कानून के मुताबिक कि वो रोड के ऊपर आ सके। जब एक पाबंदी आयद कर दी गई है, बंद कर दिया गया, उसको नहीं निकलना चाहिए। आप जाएं लारी अड्डा, जाएं नियाजी चौक, जाएं, आपको 32 चौक गाड़ियां मिलेंगी निकल रही हैं। वो किसके कहने पे निकल रही हैं, कौन निकाल रहा है?
सवाल ये है कि हुकूमत की जानिब से अगर इसको ऑर्डर किए गए हैं तो वो रिट कायम क्यों नहीं की गई, उसको क्यों नहीं बंद किया गया, क्यों? एक तरफ हम तो इसलिए कहते हैं कि चले आवाम को मुश्किलात आ रही हैं तो गाड़ियाँ जा रही हैं, चले लोगों का जो काम है वो हो रहा है आसान, मगर वो आसान नहीं है, वो डबल किरायों के साथ जा रहे हैं। अगर आप गुजरांवाला के जाना चाह रहे हैं ना, गुजरांवाला का 120 रुपये किराया है तो वहाँ पे 500 रुपया वसूल किया जा रहा है, डबल किराए भी लिए जा रहे हैं, डबल से भी ट्रिपल हो रहे बिल्कुल हैं। ऐसे अगर आपने रावलपिंडी जाना तो 600 से 800 रुपया किराया लारी अड्डा से लेते हैं, जो डिफरेंट कैटेगरी की गाड़ियाँ जाती हैं, तो उसमें 1800 से 2500 रुपया वसूल किया जा रहा है। सियालकोट आप जा रहे हैं 400 की बजाय 900 रुपया दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब यही शिकायत जैसे निशानदेही कर रहे हैं सर शबीर कि मुसाफिरों से जो है ना डबल किराया लिया जा रहा है, बल्कि ट्रिपल अब तो कर दिया गया है। तो ये सर किसी ज़ाब्ते के, किसी कानून के तहत किया जाता है या मन मर्जी आप कोई भी किराया ले लेते हैं? देखिए इस वक्त तो ट्रांसपोर्ट जो है 2 तारीख से बंद है, टोटली बंद है, तो किराया तो फालतू लेने का सवाल तब पैदा होगा ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जब गाड़ी चलेगी। अब गाड़ी तो नहीं चल रही, अब जो चल रही हैं वो कौन सी गाड़ी हैं? वो छोटी गाड़ियाँ, कारें हैं या कोई कोस्टर वगैरह जो देखिए अगर कोई ये चल भी रही हैं तो इसको कंट्रोल किसने करना है? ठीक है ना, रोड के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक होती है, सारा कुछ हो रहा है, तो कोई भी इसको देखने वाला नहीं है, और किसी को अगर कह भी देते हैं तो वो वहाँ उस पर कोई असर नहीं हो रहा। तो देखें ये काम किसका होता है? हुकूमत का भी सपोर्ट करना। देखिए हम और हुकूमत मिलकर जब काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से बेहतर होगा। अब असल में बात ये थी 12 तारीख की जो बात आप कर रहे थे, जी। ये ट्रांसपोर्टर इस हालत में पहुंच चुके हैं। देखें अभी महीना स्टार्ट नहीं हुआ और हम खड़े हो गए। देखें हमारा पहिया घूमता है तो फिर हमारे पास कुछ आता है, और उसी पे हम सैलरियां भी देते हैं, उसी पे हम इंस्टॉलमेंट भी देने होती हैं, और जो हमने और जो स्पेयर पार्ट्स का या दूसरे मामलात किए होते हैं, कोई जहाँ भी हमारा उधार चल रहा होता है वो हमने पेमेंट उसी तरीके से साथ साथ करते जाते। तो हालात इस वक्त जो है ये मैं समझ रहा हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं जितने अपने बरादरी के लोगों से मिला हूँ इस वक्त वो बहुत परेशानी में है। और इस तरह भी कह रहे हैं लोग कि हम क्यों ना ये गाड़ियाँ जब हमें बैंक पकड़ के ले जाएगा, बैंकों को दे नहीं, या तो हुकूमत इसमें हमें साथ कोई सब्सिडी दे दे, कोई ऐसा काम करे। ठीक है ना, वैक्सीन से तो कोई इनकारी है ही नहीं, वो तो देखें हमें जिस तरह कहा गया 50% पे तो किसी तरीके से भी काम चलने वाला नहीं। क्यों नहीं चलने वाला? कि देखें हम किराया बढ़ाते नहीं हैं, हम किसी सूरत, अब ये जो किराया बढ़ के जो जा रहे हैं वो छोटी कारें हैं, उनको कुछ चेक करे, उनको रोके। हमारे किराए तो वही रहते हैं जो, और जहाँ हमें ज़्यादा परेशानी आती है वो जनरल बस स्टैंड है ज़्यादा, बाकी जो हमारे अपने टर्मिनल हैं हम तमाम मामलात हम करते हैं, टैक्सेस उसी तरह दे रहे हैं। देखें ना, गवर्नमेंट ये भी नहीं सोचा गवर्नमेंट ने कि जी जो इस वक्त लॉस हो रहे हैं, मेरी गाड़ी अगर लाहौर से निकलेगी इस्लामाबाद के लिए तो इस्लामाबाद पहुंचते हुए 6 पैसेंजर उसने दे देने, किराया उसका जो है वो चला जाना किसके? गवर्नमेंट को जाना। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब से ये ट्रांसपोर्ट खड़ी, और पूरे पंजाब में सिर्फ कोरोना है, बाकी सूबों में कुछ नहीं है, ना सिंध में है, ना बलोचिस्तान में, ना KP के भी चंद एक शहरों को बंद किया। देखिए ये सूरत हाल मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है, ये इसका हल नहीं है कि आप एक काम को रोक दें, आप उस काम में बेहतरी की कोशिश करें, मिलकर करें। स्ट्रेटेजी क्या बनानी है? स्ट्रेटेजी यही है कि अगर ना इस तरह मामलात खोले तो लोग जो कह रहे हैं मुझे, तो मैं कितना रोकूंगा लोगों को? क्या कह रहे हैं लोग? आप लोग ये कहते हैं जी गाड़ियां जो है सड़कों पे खड़ी कर दें, हुकूमत के हवाले कर दें, CM साहब के हवाले कर दें, इमरान न्याजी साहब के हवाले कर दें। देखें ना, हमारे वोटों से बनने वाले लोग हैं, वजारत आज है, हुकूमत ये पार्टी है तो हुकूमत बैठी है, जब पार्टी चेंज होगी या हुकूमत चेंज होती तो नई पार्टी आ जाएगी, तो ये सारे फिर हमारे नुमाइंदे हैं ना जी। तो हमारी वकालत या हमारी बात सुनना या हमारे साथ बैठना, इनको शर्म नहीं आनी चाहिए। मगर कोई भी नहीं, अब किसी, मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के पास जाऊँ वो कहता है जी मुझे तो ऊपर से ऑर्डर आ गए। अच्छा, अगर हम किसी और डिपार्टमेंट जाते हैं वो जी हमें तो ऊपर से ऑर्डर आ गए। भाई कम से कम आप बैठे हैं, हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उनको चाहिए ना ट्रांसपोर्ट, किस मिनिस्टर के और क्या काम है उसका कि मसाइल सुने जाएं, उसको हल करने की कोशिश की जाए। तो क्या आपकी किसी अरबों रुपए हम पे कर रहे हैं, अरबों रुपए किस सूरत में? कैश टैक्स में। तो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं ना, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो लोग बैठे हैं जो हमारे खर्च से जो एंजॉय कर रहे हैं मुल्क को,
तो उनको नहीं चाहिए कि हमारे साथ बैठकर कोई ऐसा बिल्कुल, मामला करे। ये चीज है। शबीर, आपकी किसी हुकाम बाला से बात हुई हो, क्या कहते हैं मिनिस्टर के, किस तरह इस मसले को हल किया जाएगा? इस मसले का हल कोई नहीं है। अच्छा, बात जब भी होती है वो यही कहते हैं कि कोरोना की वजह से कोरोना का फैलाव इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना तेज़ी से फैल रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब भी देखा जाए, अब बात यह है कि गवर्नमेंट अगर उनके सरकारी अदारे हैं, उनके मुलाजमीन जो भी अफसरान हैं, अगर वो चाहें तो इसको कंट्रोल कर भी सकते हैं। कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये इसको कंट्रोल ना किया जा सके। जब तक आप रिलीफ देंगे किसी को, तो फिर जो भी बस ट्रांसपोर्टर्स है वो उस रिलीफ से फ़ायदा उठाएगा। और जो महकमा ट्रांसपोर्ट से बात हुई, कहते हैं कि जी हम कितनी बार इनको कह चुके हैं और उसके बाद जुर्माने करते हैं, मगर फिर भी उसके बावजूद ये बाज नहीं आते, जिसकी वजह से अब हमारी मजबूरी है कि इसको बंद करना हुकूमत का फैसला किया गया। अब बात ये है कि उस वक्त तक ये मामला हल नहीं हो सकता जब तक ये ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत एक पेज पे ना बैठ के इस चीज का हल ना निकालें। अब बात ये है कि हुकूमत की जानब से अगर ये कह दिया गया है, बात वही आ जाती है कि जो ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त गाड़ियां लेकर जा रहे हैं छुपे छुपे, और वो रोड पर जब आ रहे हैं तो महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ साथ महकमा ट्रांसपोर्ट की भी फोर्स है, इन्फोर्समेंट, ठीक है, उनके भी इंस्पेक्टर हैं। उसके बाद जो ट्रैफिक पुलिस है। शबीर, वक्त की किल्लत है, इसलिए मुझे बस ब्रेक पे जाना है। इस्मतुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट अलायंस हैं, और शबीर हैदर जफर, आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया, और शबीर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं और आप लोगों ने जो मुश्किलात आपको दरपेश हैं उस हवाले से हमें अपडेट किया है। मजीद भी आपसे बात करेंगे, यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आगे बढ़ते हैं और ये हमारा सेगमेंट है इंस्पायरिंग वुमेन, और आपको पता है कि सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात जो है पाकिस्तान की उन बहादुर और बासलाहियत ख़वातीन से करवाते हैं जो मुल्क और कौम के लिए कुछ ना कुछ कर रही हों, जो दूसरों के लिए मशले राह बनती हैं। आपको पता है कि इस मॉडर्न दौर में पाकिस्तानी ख़वातीन को कई किस्म के समाजी और माशरती मसाइल का सामना रहता ही है, और आज भी पाकिस्तान में कोई खातून अकेले मुल्क से बाहर सफ़र करने का जिक्र करे तो सवालात का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। किसके साथ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो, वहाँ किसके साथ रहोगी, इस तरह के सवालात किए जाते हैं। लेकिन अगर वो खातून जिस्मानी तौर पर माजूर हो और सैर के लिए किसी दूसरे मुल्क अकेले जाना चाहे, तो आप सोचिए कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा उसके ऊपर। तो जनाब, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही बहादुर और बासलाहियत मेहमान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी माजूरी को अपने शौक की तकमील की राह में आड़े नहीं आने दिया है, और व्हील चेयर पर एहराम मिस्र के सहराओं से लेकर समंदरी साहिलों तक घूमकर ये साबित कर रही हैं कि माजूर अफराद किसी के मोहताज नहीं होते हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तंजीला खान है, मुसन्निफ़ा है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और एक कामयाब कारोबारी खातून भी है, और अपना एक ऑनलाइन स्टोर भी गर्ली थिंग्स के नाम से चला भी रही हैं। तंजीला, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तंजीला, हमारे यहाँ देखा जाता है कि माजूरी को कमज़ोरी जो है वो समझा जाता है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया है, और आपने सियाहत के लिए आप मिस्र भी पहुँच गई। उसकी वीडियोस भी हम लोगों ने देखी सोशल मीडिया पर। आप 3 सहेलियाँ वहाँ पर जाके सैर व तफरी कर रही हैं, इतना मज़ा वहाँ पर कर रही हैं आपने, तो ये सारे जो एक मिथ्स थी उनको नज़रअंदाज कर दिया है। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, और जब हम लोगों ने इस सफ़र का आगाज़ किया तो डेफिनेटली हमारे दिल में भी कुछ डर थे, खौफ थे, और हमारी फैमिलीज़ ने हमको जितना सपोर्ट किया, हम सोच रहे थे कि अगर कोई गलती होगी तो हमने उनको डिसअपॉइंट नहीं करना। लेकिन आप यकीन जाने, अगर आप दिल से ख़ुद को इंडिपेंडेंट माने और अगर आप आगे बढ़ें तो हर मुश्किलात में आसानी भी पैदा हो सकती है। हमने 90% हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। 10% मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरी जो बाकी दोनों सहेलियां हैं वो भी व्हील चेयर पे हैं और उनको पोलियो है, तो उनके बारे में बहुत कुछ जाना मैंने कि अच्छा वो अपनी लाइफ कैसे गुजारती हैं। तो ओवरऑल हम बहुत कामयाब फील कर रहे हैं कि हम और डिसेबल लोगों को भी ये इंस्पिरेशन दे सकें। तो तंजीला, लोगों का कैसा रिस्पांस मिला जब वो आप लोगों को देख रहे थे, आप इतना मज़ा कर रही थी, सैर व तफरीह कर रही थी आप तीनों? लोग काफ़ी क्यूरियस थे,
और जानना चाहते थे। फिर जब हम उनको बताते थे कि हम पाकिस्तान से हैं तो वो खुश होते थे कि अच्छा पाकिस्तान की ख़वातीन इतनी बहादुर हैं। मैंने कहा अभी तक आपने कुछ भी नहीं देखा। तो हमें खुशी हुई कि हम पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज मिस्र में दिखा रहे हैं, और पूरी दुनिया में जब हमको देखा गया, हमको और बहुत सारे चैनल्स ने कवर किया, तो हम ये एक मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान की अगर एक माजूर औरत इतनी मजबूत है तो सोचें कि बाकी औरतें कैसी होंगी। तो हमको एक अच्छी जिम्मेदारी फील हुई खुद पे कि हम लोगों ने और इसको आगे लेके चलना है और ट्रैवलिंग को, रोज़मर्रा की लाइफ को डिसेबल ख़वातीन के लिए आसान बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तंजीला, आप लोग मिस्र गए, वहाँ पर आप लोगों ने कौन कौन सी जगह देखी और सबसे ज़्यादा जो कौन सी जगह आपको पसंद आई? हम लोग कायरो गए, अलेक्जेंड्रिया गए, शार्म शेख एक सिटी है वहाँ का, हम वहाँ पे भी गए। और हमको तमाम चीज़ें, जगहें बहुत पसंद आई। जैसे हमें वहाँ का लोकल बाज़ार बहुत पसंद आया। वहाँ पे लोकल लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता था, बातचीत करने का मौका मिलता था। फिर हमको पिरामिड्स ने भी बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया। और शार्म शेख एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि एक रिज़ॉर्ट सिटी है, तो हमारा रिज़ॉर्ट भी बहुत प्यारा था। और रिज़ॉर्ट के अंदर हमने खुद से कुछ जगह ऐसी डिस्कवर की। हम व्हीलचेयर चला चला के पहुंच गए एक पहाड़ी के ऊपर। तो हम काफ़ी अरसा वहाँ पर ही बैठे रहे, लेटे रहे, सोचते रहे। और हमने सोचा कि आई थिंक कामयाबी की इस वक्त अगर कोई पीक है इंडिपेंडेंस की, वो ये है कि वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ एक खूबसूरत मंजर था पानी का। हम 3 दोस्त थे और हम अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। वो हमारी बहुत एक प्यारी याद है। मतलब एक ये जो जर्नी थी आप लोगों की, आपकी दोस्तों की, बड़ी अच्छी रही है। जी हाँ, तो हम देखते हैं तंजीला के बाहर के ममालिक में माजूर अफराद के लिए बहुत सारी सहूलियात दी जाती हैं, पार्किंग से लेकर और भी बेशुमार सहूलियात है जो उनको फराहम की जाती है। और अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान को, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर हम किन चीज़ों में लैग कर रहे हैं, कहाँ पर हम खड़े हुए हैं? आई थिंक बाहर के मुल्कों में बिल्कुल एक्सेसिबिलिटी होती है, लेकिन ये जो लग्जरी ऑफ लाइफ है ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। और ये सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो वहाँ रहते हैं और उनके पास इंश्योरेंस मौजूद होती है। तो पाकिस्तान की मैं कदर करना चाहूँगी कि यहाँ पे बेशक एक्सेसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे आप ऊपर नीचे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़िंदा दिल हैं। अब मैं अफशा, ज़रगुना कहीं पे भी गए हैं, हमारी लोगों ने हेल्प की है, हमको पहुँचाया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कहीं जाना चाहते थे और नहीं जा सके। तो पाकिस्तानी इंसानियत ने हमारी बहुत हेल्प की है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ तक टूरिज़म की बात आती है, एक्टिविटीज़ की, लाइफस्टाइल की, अगर कोई एक्सेसिबल सर्विस मौजूद है, उसको इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया जाता है कि एक आम शहरी अफोर्ड नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्र में भी अगर कोई टैक्सी सर्विस थी जो कि व्हीलचेयर वालों के लिए थी, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी कि हम उसको डेफिनेटली अपने बजट में नहीं ला पा रहे थे। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी सर्विसेज को, प्राइसेस को कम करना चाहिए। और हम लोगों ने डबल ट्रिपल एक्सपेंस अपना बढ़ा लिया था और हम उसको डिसेबिलिटी टैक्स का नाम दे रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए बढ़ा क्योंकि हमको कुछ सर्विसेज ऐसी लेनी पड़ी जो हमारी डिसेबिलिटी की वजह से थी। जैसे हमें कमरा बड़ा करवाना पड़ा क्योंकि 3 व्हीलचेयर्स थी, तो हमने मजाक में उसका एक डिसेबिलिटी ट्रैवल टैक्स नाम रख दिया। लेकिन अब जद्दोजहद है कि उसको भी हम ख़त्म करवाएं। दूसरा, तंजीला आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, अपना एक स्टार्टअप भी आप रन कर रही हैं। हमें अपने स्टार्टअप के बारे में बताइएगा, कब से आप इस पे काम कर रही थी, कब से स्टार्ट किया आपने? बिल्कुल, गर्ली थिंग्स एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ केयर स्टार्टअप है और मुझे अब तकरीबन 3 साल हो गए हैं। और इसके थ्रू हम ख़वातीन को उनकी ज़रूरी सामान प्रोवाइड करते हैं उनके घरों तक, वो कहीं पे भी मौजूद हैं। और हम कोशिश करते हैं कि ख़वातीन को जिस चीज़ की भी अर्जेंटली ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड की जाए। उसके अलावा अब गर्ली थिंग्स को एक और भी स्टेप अप कराया जा रहा है। हम एक ऐसा टूल बना रहे हैं जो उन ख़वातीन के लिए हैं जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं या हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, और उनको हम उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। स्पेशली ख़ास तौर पे छोटी बच्चियों को जो बड़ी हो रही हैं लेकिन बातचीत करने में उनको मसला हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस डेवलप करें, उनको पता हो कि उनकी सेहत के मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास मौजूद हो। तो इस टूल पे काम हो रहा है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम इसको लॉन्च करेंगे। और दूसरा क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन हैं जो अब उनमें काम करने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी मौजूद है, तो आपके ख्याल में अब लड़कियां भी ये जो रिवायती काम है इनको छोड़ छाड़ कर अब अपने कारोबार की तरफ आ रही हैं? मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अच्छी बात है और इसको इनकरेज करना चाहिए, हमें इजी करना चाहिए बिज़नेस रन करना, ख़वातीन के लिए भी और मर्द हजरात के लिए भी, क्योंकि बिज़नेस करने से बड़ी इनोवेशन पैदा होती है, आप और लोगों को हायर करते हैं, आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है, आपका अपना एक ब्रांड क्रिएट होता है। तो आप देख लें जो कामयाब तरीन ममालिक हैं उनमें लोगों को इनकरेज किया जाता है, उनको टैक्स कम देना पड़ता है, उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा की जाती हैं कि वो अपना बिज़नेस रन करें। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में हमको और ज़्यादा प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन अपना बिज़नेस कर सकें। और तंजीला, मैं वो इंस्पिरेशन या वो सोच मैं जानना चाहूँगी जिसने आपको इंस्पायर किया, क्योंकि बहुत से माजूर लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हम शायद कुछ कर नहीं पाएंगे या लोगों के डर से हम बाहर नहीं निकल सकते, कोई काम नहीं कर सकते, तो वो क्या इंस्पिरेशन थी या वो सोच थी जिसने आपको इतना मुतहरिक किया कि आपने अपनी जो कमज़ोरी है उसको कभी भी अपने किसी काम के आड़े नहीं आने दिया? आई थिंक आपका सवाल बहुत मज़ेदार है। मेरी जो सोच है वो मेरा जज्बा है, वो ये कहता है कि मुझे अगर मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ इस दुनिया में तो फिर मेरी एग्जिस्टेंस लोगों के लिए खुशी का बायस बने, उनके लिए मदद का बायस बने एक्सक्यूज़ मी, उनके लिए किसी किस्म की तकलीफ़ का बायस ना बने। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि शायद ये मेरी अना है जो कहती है कि मैं हेल्प क्यों लूँ, मैं हेल्प देने वालों में से होंगी, ताकि मैं भी अल्लाह की नज़रों में क्रेडिट ले सकूँ कि मुझे जब अल्लाह ने भेजा तो नकम्मा बना के नहीं भेजा, किसी अच्छे पर्पस के साथ भेजा और सबके लिए एक अच्छी एग्जाम्पल बनने के लिए भेजा। तो आई थिंक मैं जो कुछ करती हूँ सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे तो मालूम है कि सिर्फ टांगे ना होना ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर देती। आपका दिमाग है, आपका दिल है, आपके हाथ हैं, आपका चेहरा है, आपकी ज़बान है, इतना कुछ है अल्लाह ने जो दे दिया है, तो क्यों ना उस पर तवज्जो दीजिए। और जब उस पर तवज्जो देनी शुरू की तो फिर क्या से क्या हो गया और माशाल्लाह इतनी सारी नेमतें हासिल हुई, मुझे भी, मेरे दोस्तों को भी और मेरे इर्द हर लोगों को। तो आई थिंक ये सोच सिर्फ फोकस की बात है कि आप पॉजिटिव रहें तो आपको वाकई में और हासिल होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और तंजीला, लिटरली बहुत अच्छी अप्रोच है आपकी, बहुत अच्छी सोच है जिसको लेकर आप चल रही हैं। तंजीला खान हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया तंजीला आपके वक्त का, और आपने जो जर्नी हमारे साथ शेयर की है उसके लिए भी। असीद भी आपसे बात करेंगे, लिया वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब कुछ बात करते हैं तालीम और तरबियत के हवाले से। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी तरबियत हम सबको लेनी चाहिए, जैसा कि फ़र्स्ट एड या इब्तदाई तिब्बी इमदाद, क्योंकि एमरजेंसी हादसा किसी के साथ भी और किसी भी वक्त पेश आ सकता है। और अक्सर हम देखते हैं कि किसी हादसे की सूरत में रेस्क्यूअर्स के पहुंचने से पहले मौके पर जो मौजूद लोग होते हैं वो ज़ख्मियों के पास मौजूद होते हैं उस वक्त, और अगर वो तरबियत याफ्ता हो और मदद आने से पहले ज़ख्मियों और मुतासरीन की मरहम पट्टी कर दें तो बहुत सारे लोगों को दायमी माजूरी और मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है, क्योंकि हादसात में ज़्यादातर अमवात ज़्यादा खून बह जाने और गलत हैंडलिंग की वजह से होती है, और मौके पर मौजूद लोग इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत ना होने की वजह से जख्मियों की सही तरीके से मदद नहीं भी कर सकते। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फर्स्ट एड डे यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और फर्स्ट एड की तरबियत हर इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीजी रेस्क्यू हैं डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? ठीक। सर, आज फर्स्ट एड डे मनाया जा रहा है, तो हमें बताइएगा कि इसकी अहमियत क्या है और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेना कितनी ज़रूरी होती जा रही है? आज फर्स्ट एड के आलमी दिन पर मैं रेस्क्यू 1112 की तरफ से लोगों से अपील करूंगा, और अपील इस चीज़ की है कि फ़र्स्ट एड सीखें और साथ ही साथ हमारी ज़िंदगियां बचाने में आप हिस्सा बने और साथ दें, ताकि फ़र्स्ट एड सीखेंगे और सेफली ड्राइव करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत सारी ज़िंदगियां जो है बचाई जा सकती हैं। और ये बड़ा आसान काम है, और इसकी अहमियत आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि देखिए, आप किसी को भी अगर कॉल करेंगे, आज
एक जदीद सर्विस बन गई है, आज पंजाब में अवेलेबल है, खैबर पख्तूनख्वा में है, इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में। तो आज पंजाब में एक जदीद हमारे पास एक सिस्टम जो है वो मौजूद है। लेकिन आप जब कॉल करेंगे 1122 मिलाने में टाइम लगेगा, उनके आने में एक टाइम लगेगा। और जब कार्डियक अरेस्ट होता है और दिमाग को 4 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलती, यानी जो दिमाग की जब सर्कुलेशन उससे मिल रही है, तो उसका ब्रेन डैमेज शुरू हो जाता है। और अगर 10 मिनट तक ना मिले तो परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, हर मिनट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब भी आप कॉल करेंगे और किसी को आने में टाइम लगेगा, तो आप अगर खुद घर में इतनी फर्स्ट एड जानते हैं कि दिल को मुतहरिक किस तरह रख सकते हैं, तो मैं समझता हूँ आप अपने घर वालों में ही अगर कोई इमरजेंसी होगी तो उसको बचाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिसके लिए बहुत आसान काम है। ये आपकी अगर चेस्ट है, उसके दरमियान में यहाँ पे हाथ रख ले, दोनों हाथ अपने सीधे रखें, ठीक है, और आपने छाती को तकरीबन 2 से 2.5 इंच दबाना है और 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार दबाना है। उसमें आपकी कोनियां सीधी होंगी और अपना बॉडी का वेट लेंगे तो आप दबा सकेंगे। अगर आप ऐसे रख के करेंगे तो थोड़ी देर में, जिस तरह पुशअप्स निकालते हैं, बड़ी जल्दी थक जाएंगे। तो बॉडी का वेट यूज करते हुए 2 से 2.5 इंच आपने 100 से 120 बार दबाना है। और जब तक के फर्स्ट लोग आ नहीं जाते जो कि ट्रेंड है और आपसे टेक ओवर नहीं कर लेते, तब तक आपने वो रोकना नहीं, चाहे आपको आधा घंटा करना पड़े। ठीक है। और अगर उससे कोई रिवाइवल हो जाता है, खुसूसी तौर पे किसी को अगर बिजली का झटका लग जाए, वो उस वक्त शॉक में चला जाए, तो उसको दबाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसको इमीडिएटली उसकी जो चेस्ट कंप्रेशन उसकी शुरू कर दीजिए, CPR उसकी शुरू कर दीजिए। और अगर आपको सांस देने का तरीका नहीं आता, उस पर टाइम ना ज़ाया करें, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करें, वो ये है कि छाती को दबाने के ऊपर। तो ये चेस्ट कंप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि खून की गर्दिश दिमाग तक पहुंचती रहे, क्योंकि दिमाग को अगर चंद मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका परमानेंट ब्रेन डैमेज शुरू हो जाएगा। तो सर, हथेली की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए? हथेली सीधा जी, सिंपल। आपने यानी इतना कॉम्प्लिकेट, बिकॉज वो तो फिर आप ट्रेनिंग के लिए, मेरी अपील होगी, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। सबके पास आज मोबाइल ऐप अवेलेबल है, इसके ऊपर रेस्क्यू कैडेट कोर, ये हमने नई सर्विस शुरू की है, रेस्क्यू फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है। आप इसके ऊपर डाउनलोड करें, वही उसी में बड़ी आसान सी वीडियोस हैं, वो आपको बताएंगी कि आपने किस तरीके से जो है वहाँ पे वो करनी है फर्स्ट एड, वो पूरी आपको बताएंगे इस पे। और उसके साथ साथ ना सिर्फ आपको ये बताएंगे, बल्कि उसके बाद आपने प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए आप हमारे करीबी रेस्क्यू स्टेशन, जो हर तहसील की सतह पे अब माशाल्लाह हुकूमत ने एक्सपैंड कर दिया है उसको, और हर तहसील की सतह पे अब खुल गए, तो वहाँ पे आप जाके उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि जिसको भी आप घर में बचाएंगे, जिसने हमारा कुरान पाक में है, जिसने एक जिंदगी बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, तो इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मैक्सिमम लोगों की डेथ होती है, वो ये है कि खून बहने की वजह से। अगर आप जवान बंदा है, सड़क के ऊपर उसका हादसा हो गया है, अगर सिर्फ उसको और कुछ नहीं, तो हमारे माशरे में तो दुपट्टा है, इतने सारे और कपड़े की, तो आप लेके उसको कस के कम से कम वहाँ पे बांध दे, ताकि ब्लीडिंग को रोक लें आप। यानी अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो इतना उसको टाइट करें कि ब्लीडिंग रुक जाए। तो ये इसलिए जो है ये बड़ा ज़रूरी है, अगर आप ये 2 सिंपल काम कर दें। और तीसरा, मैं अक्सर लोग देखता हूँ कि लोगों को अगर कुछ जख्म हो जाए, इवन जल जाए, तो उसके ऊपर लोग कोई तेल लगाना शुरू कर देता है, कोई कुछ लगाना शुरू कर देता है, कुछ और लगाता है। उसका सिंपल असूल ये है कि उसको वॉश करें, साफ पानी अगर आपके पास अवेलेबल है, उसको फौरन उससे साफ करें। उससे जितना उसमें गंद है, जरासीम वो निकल जाएंगे, जो सब्सिक्वेंटली इन्फेक्शन नहीं करेंगे। तो इसलिए उसको और फिर साफ कपड़े से, जो भी आपके पास साफ कपड़ा है, या अगर बैंडेज है तो दैट्स आइडियल, तो उसको फिर रख के तो उसकी पट्टी कर दें, मरहम पट्टी कर दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप जो है लोगों की ज़िंदगियां बचाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बिला वजह दूसरी चीज़ों पर टाइम मत करें। देखते हैं कि बिजली का किसी को झटका लगता है, लोग अभी भी आज भी मिट्टी में उसको दबा रहे होते हैं। मतलब वो एक अभी तक शायद कह लें कि शाउर नहीं आया लोगों को कि बस वो कुछ कॉन्सेप्ट है। तो क्या आपको लगता है इसी तरह को जलने वाला होता है, उसके ऊपर कोई तेल लगा रहा होता है, मक्खन लगा रहा, अजीब गरीब किस्म की चीजें। तो ये वाली चीजें जो है इनसे अवॉइड करें। सिंपल आपने उसको वॉश करना है और उसके बाद वो कर रहा है। और अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सांस आप बज़ाहिर लग रहा है आपने उसको शेक किया है और उसको नहीं है, तो फिर आप उसकी CPR शुरू कर दें, उसको छाती दबाएं, 100 से 120 बार आपने दबानी है और मिडल में रख के, तो उससे जो आप जिंदगी जो है वो आप उसकी बचा लेंगे और उसके दिल को मुतहर्रिक रखेंगे ताकि दिमाग को ऑक्सीजन मिलती रहे। इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं। दूसरी चीज़, आज चूंकि इस बार का थीम खसूसी तौर पे जो है वो है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। ठीक है। हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है।
डेली बेसिस पे हम तकरीबन 5000 एमरजेंसीज जो है वो डील करते हैं, जिसमें से 1000 से ज़्यादा जो है 1000 के करीब ट्रैफिक हादसा हैं। अच्छा। और उनमें 80% मोटरसाइकिल वाले हैं। मेरी मोटरसाइकिल वालों से अपील होगी, उनकी फैमिली से अपील होगी कि जो भी मोटरसाइकिल चला रहा है उनसे वादा लें कि वो 30 किलोमीटर फी घंटा से ऊपर नहीं जाएंगे, जल्दी निकलें और अपनी लेन में रहेंगे, साइड पे लेन में रहें। जब वो ऑटोमेटिकली स्लो स्पीड रखेगा साइड लेन में रहेगा, जब वो तेजी में जाने की कोशिश करेगा गाड़ियों में सिर्फ एक गाड़ी थोड़ी सी लगनी है, एग्जैक्टली, तो वो फिर घर नहीं जाएगा, वो या अस्पताल जाएगा, लाहौर जनरल अस्पताल जाएगा, या खुदा ना खास्ता अगर और उससे सीरियस हो गया तो फिर कब्रिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरी अपील होगी, लोग हर कोई ये सोचता है मेरे साथ हादसा नहीं होगा, तो चूंकि आज इस बार की जो हमारा थीम है ग्लोबल, ये जो आलमी दिन है फर्स्ट एड का, उस पे फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी, तो मेरी लोगों से अपील खसूसी तौर पे होगी, ट्रैफिक हादसा बढ़ते जा रहे हैं और वो खसूसी तौर पे हमारे जैसे ममालिक में है जहाँ पे जैसे जैसे मोटरसाइकिलों का इजाफा हो रहा है और मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ रही है, तो जाहिर बात है उससे, और लोगों को फिर जो जवान लोग हैं वो सही तरह चलाते भी नहीं, गाड़ियों के दरमियान में जा रहे होते हैं और फिर उसकी वजह से हादसा होता है। तो इसलिए हम सब ये चीज़ रोक सकते हैं। आज हम बड़ा, मैं समझता हूँ पूरे जनूबी एशिया में आज आपके पास पहली सर्विस है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफाई किया है, और आज आपको बिला एक कोई सिफारिश नहीं ढूंढनी पड़ती, एक नंबर आप डायल करते हैं 1122 1122 और आपको फ़ौरन सर्विसेज मिलती हैं। लेकिन उनको भी आने में टाइम लगता है। अगर आप फ़ौरन फर्स्ट एड सीख लेंगे और हमारा साथ दें ताकि हम जिंदगियां बचा सकें, और इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि अगर आपने फर्स्ट एड सीखी होगी तो कल को चाहे आपके घर में हो, दफ्तर में हो, कोई करीबी दोस्त हो या सड़क के ऊपर हो, आप लोगों की तो क्या जिंदगियां सर बचाने आपको में लगता कि ये सारे स्कूल्स में या इदारों में कंपलसरी कर देना चाहिए कि उनको फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है वो लेनी ही है? बिल्कुल जी, आपका बहुत अच्छी चीज़ है। इसीलिए हुकूमत पंजाब ने इस बार जो अप्रूव किया है जो प्रोजेक्ट, उसमें हमारा RCC रेस्क्यू कैडेट कोर को अप्रूव किया गया अच्छा। है। उसमें बाकायदा ये ऐप जो है जो मैं आज बता रहा हूँ वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमारा पहला टारगेट है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से शुरू करें, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में साथ ही साथ जो सिलेबस और उसके अंदर चीज़ों में शामिल कर रहे हैं ताकि वहाँ पे भी स्कूलों तक भी इसकी जो है एक्सेस होगी। और हमारे जितने स्टेशन हैं जो कि तहसील की सतह के ऊपर है वो अपने कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाके ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरी सबसे अपील होगी कि जाएं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिल रही है और ये बेहतरीन मौका है। और मैं इसीलिए आज दोबारा अपील कर रहा हूँ कि जाइए, इसको ऐप को डाउनलोड करें, नियरेस्ट रेस्क्यू स्टेशन को कॉन्टैक्ट करें। थोड़ी सी एफर्ट है, ज़रा आवारागर्दी इधर उधर करने की बजाय सिर्फ आपने रेस्क्यू स्टेशन तक जाना है और वो आपको फर्स्ट एड सिखाना सीखे, आप उसे सीख लेंगे और मुझे यकीन है कि कल जिनकी आप जिंदगियां बचाएंगे तो इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा सर, हमने देखा है कि रेस्क्यू ने 9 सितंबर को 24 घंटे में पंजाब के जो है 866 हादसात की जो कॉल है उस पर रिस्पॉन्ड किया था। तो कितना रिस्पॉन्ड टाइम आप लोगों का कितना होता है, कब तक जो रेस्क्यूअर्स है वहाँ तक पहुँच जाते हैं ऑन स्पॉट, और अमूमन इन हादसात में लापरवाही का कितना आंसर पाया जाता है? आज तकरीबन हमने देखिए 1 करोड़ के करीब जो है लोगों को हमने रेस्क्यू किया। अच्छा। 97 लाख उस वक्त हो चुके हैं। और तो ये जो हमारा, और अगर हम अपना नेबरिंग देखें खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि हमने वहाँ के लोगों को भी हम ट्रेन करते हैं सारे, तो आज 1 करोड़ से ऊपर के नंबर को जो है आज सर्विसेज मिली है। और यहीं से लाहौर के तारीखी शहर से हमने इसका सारा आगाज़ किया, यहीं से पायलट प्रोजेक्ट। और जब ट्रैफिक की कंजेशन बढ़ी तो फिर हमने मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की, क्योंकि वो उससे हमारे रिस्पॉन्ड करना, आपको पता है अंदरून शहर का इलाका, वो भी लाहौर का हो, कितना मुश्किल है, तो वहाँ पे पहुँचना। तो वहाँ पे हमने मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस, आज उस मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस ने भी तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया है। और तकरीबन उसका औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट है। अच्छा। जो कि आप इंटरनेशनली भी देखिए तो उसको कंपेयर कर सकते हैं और इससे बेहतर रिस्पॉन्स टाइम देना मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद मैं बार बार वही कहूँगा कि फर्स्ट एड जब आप सीखेंगे तो जो आप फ़ौरन शुरू कर सकते हैं वो 4 मिनट में भी एक डायल करेंगे वो आएगा। जो 4-5 मिनट के प्रोसेस से ज़्यादा जरूरी है कि आप फौरन अपने किसी कोई भी जो साथ है करीब है उसको क्या फ़ौरन आप डायल करें और आप CPR का अमल शुरू कर दें, ताकि आप भी टाइम ना वेस्ट करें डायलिंग में। वो भी आप किसी आपके करीब अगर कोई खड़ा है, कोई भी जानने वाला, उसको कहें जी आप 1122 मिलाएं और उतनी देर में जो है वो आप CPR का अमल शुरू कर दें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हो रही हो तो जो जिसने डायल किया है वो भी गाइडेंस ले सकता है हमारे ऑपरेटर से कि जी मुझे क्या करना चाहिए। हाँ। तो यहाँ तक आपको जो है वो फैसिलिटी आज अवेलेबल है, जो कि मैं समझता हूँ किसी डेवलप्ड कंट्री में होती थी, और इस तरीके से आज पाकिस्तान के अंदर ये आपको सहूलियात जो है वो अवेलेबल है, ताकि इमरजेंसी में कोई भी इमरजेंसी हो। और इनफैक्ट हमने उसमें कोशिश यही की कि चाहे कोई किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई हादसा हो जाए
या आपकी कोई भी खुदा न खास्ता आग लग जाए, उसके भी बुरे हालात थे, तो आज हमने 1,70,000 फायर इंसिडेंट्स पे भी रिस्पॉन्ड किया और अब तक हमने जो है वो 500 अरब से ज़्यादा के नुकसान बचा चुके हैं जस्ट बाय टाइमली रिस्पॉन्स एंड प्रोफेशनल फायर फाइटिंग। इसी तरह कोई फ्लड का वाकया हो, कोई भी आपको आज जिस तरह बारिश हो रही है, इस पर भी मैं लोगों से अपील करूंगा कि कोशिश करें कि अननेसेसरली खास तौर पर जहाँ पे पानी है, क्योंकि पानी देखिए जितना भी हो, जब इतनी तेज बारिश दुनिया के बेहतरीन आपने अमेरिका में देखा, आपने सब जगहों पे देखा, वहाँ पे भी पानी बिकॉज जब आता है एक सर्टन रेन, एक सर्टन उस वॉल्यूम हैंडल करने के लिए बनी है, तो वो थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा होगा, उसके बाद वो ग्रेजुअली वहाँ से निकल जाएगा। तो जितनी देर वो थोड़ा सा वहाँ से निकल रहा है उतनी देर में कोशिश ना करें कि उस पानी में जाएं। खसूसी तौर पे बच्चे जाके वहाँ पे नहाना शुरू कर देते हैं। एक तो पानी का क्लीन का होता है, फिर दूसरा अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे गहरी है वहाँ पे फिर बच्चे डूब भी जाते हैं। सडनली कुछ उसी जगह पे चले जाते हैं, तार और खंभों से खसूसी तौर पे दूर रहे ताकि ये इलेक्ट्रिक शॉक लगने का कोई वाकया ना हो। और अगर खुदा ना खास्ता हो ऐसा वाकया तो सेफली थोड़ा सा कोई चीज इस्तेमाल करते हुए वहां से उसको दूर हटाएं, बिकॉज लोग अक्सर इस पानी में जाके कोई मशीन को ऑन करने की कोशिश करता है, पानी की मशीन हो गई या किसी और चीज को हाथ लगाता है, स्विच को नीचे से हाथ लगाता है, नीचे भी गीला होता है, उसके साथ फिर उसको शॉक लगता है। तो ऐसी सूरत हाल हो तो फौरन जो हमने सिखाया कि फौरन CPR शुरू कर दें और छाती दबाना शुरू कर दें, फर्स्ट एड देने की कोशिश करें। दूसरा सर हमने देखा है कि ट्रैफिक हादसा पर जो रेस्क्यू है वो अपने बहुत सारे वसाइल जो खर्चता है उनको खर्चने पड़ते हैं, तो इनको कम करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी आप लोग अपनाने जा रहे हैं? जी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी तो यही थी कि मोटर बाइक सर्विस लेकर आए ताकि उससे जो एम्बुलेंस का पूरा जाना, उसमें स्टाफ और उसका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। तो मोटर बाइक के आने से ये है कि आज 50% से ज़्यादा इमरजेंसीज को वही मौके पे हैंडल कर लेते हैं, वहीं पे उनको ट्रीटमेंट भी दे देते हैं, वहीं पे उनकी बैंडेज भी कर देते हैं, इवन होम इमरजेंसीज के अंदर जाके भी उनको ट्रीट करके आ जाते हैं। मेरे ख्याल से कम हो गया है, बहुत सारा कम हुआ है, उससे बहुत सारा कम हुआ है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। और साथ ही साथ हमारी कोशिश ये है कि लोग ट्रेन हो, हर घर में अगर फर्स्ट एडर ट्रेंड होगा, उसको पता होगा, तो कम से कम कोई गलत इलाज नहीं शुरू करेंगे, मजीद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिस तरह कमर के चोट का कोई भी मरीज है, उसको जल्दबाजी में अगर आप शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो सारी उम्र के लिए मफलूज हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी। मसलन कमर की चोट है, अल्लाह से खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज है जो ऊपर से और गिर जाएगी, वो वैसे ही मर जाएगा, तो उसको भी स्लाइड करके आप बाहर निकालने की कोशिश करें। ये ना करें कि उसको उठा के ऐसा बेंड हो रहा हो और इस तरह हो रहा हो, ताकि अगर कमर की चोट है या गर्दन की चोट है तो सारी उम्र के लिए मफलूज ना हो जाए। तो ये चंद चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर लोग इसको फॉलो करेंगे तो बहुत सारी जिंदगियाँ। तो इसलिए ये चीज़ें हैं जिनको हमें आज फॉलो करना है ताकि हम एक फॉलो भी करना और अहद भी करना है, जी। आज आलमी दिन पे मेरी अपील भी, और बल्कि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की, सबसे अहद लेना है हमने कि हमने फर्स्ट एड सीखनी है और रेस्क्यू 1112 का साथ देना है कि हम जिंदगियां बचाएं। हमने मिलकर जिंदगियां बचानी है, सिर्फ अकेले एक महकमे का काम नहीं है। जिस तरह हमने इस शहर को ना साफ क्यों पानी में हमें प्रॉब्लम आती है, हमने सारा सिस्टम बना होता है, लेकिन हम अपना घर साफ करते हैं और बाहर निकाल के सारा गली में या वो जो ड्रेन गुजर रही है उसके अंदर प्लास्टिक के बैग के साथ जाके फेंकते हैं ताकि वो सब जगह जाके ब्लॉक कर दे, और फिर ये जो बारिश में आज प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से आती है। तो आज हमें एक जिम्मेदार शहरी बनना है, फर्स्ट एड भी सीखनी है और ये भी ऐड करना है कि मैंने अपना शहर है, ये मेरा अपना इलाका है, मैंने इसको साफ सुथरा रखना है, मेरे अपने लोग हैं, मैंने साफ सुथरा रखना है, क्योंकि जब ये ब्लॉक होगा तो इससे पानी फंसेगा, कल को बारिश जब होगी तो पानी वहां पे खड़ा होगा। तो इसलिए ये हमने अहद करना है कि हमने अपने इनको साफ रखना है। ये ना हो कि हम अपना घर तो साफ करें और जो करीब ड्रेन गुजर रही है उसके अंदर सारा कुछ ला के फेंक दें, ताकि कल को जब ऐसी सूरत हाल हो तो वो सारा ब्लॉक हो और फिर प्रॉब्लम हो। दूसरा सर, ट्रांसजेंडर्स को भी आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी, हमने अब तक तकरीबन 14 लाख से ज़्यादा लोगों को तकरीबन हमने जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी है अब तक। और उसमें हम बगैर किसी फ़र्क के, अगर कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, हमारे ट्रांसजेंडर हो, वो भी सब इंसान है और उनको हमारा जो है हम कहते हैं अब तक 616 तकरीबन हमने जो है ट्रांसजेंडर्स को भी जो आए हैं उनको भी हमने ट्रेनिंग दी है, ताकि खुदा न खास्ता वहाँ पे भी कोई इमरजेंसी हो तो वो भी मदद कर सके। और सो ये सबके लिए है, सबकी राइट है, जो भी आएगा उसको हम सिखाएंगे ताकि जितने लोग भी इसको सीख लें। और हमारी कोशिश और मिशन ये है कि हर घर में एक फर्स्ट एड ट्रेंड है। बिल्कुल। और सर, क्या आप लोगों के कॉर्पोरेट सेक्टर या मुख्तलिफ इदारे हैं उनके साथ MOU साइंस होते हैं और उधर जाके स्टाफ को भी आप लोग ट्रेन करते हैं? जी बिल्कुल, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें उनके साथ है हमारा, इसी तरह कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं समझता हूँ जितने भी अच्छे इदारे हैं उन्होंने इन चीज़ों को प्रमोट किया है ताकि वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं वो एक महफूज एनवायरनमेंट में काम करें और अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो उसको अच्छे तरीके से जो हैंडल किया जा सके। तो ये एक जितने भी मैं समझता हूँ अच्छे ऑफिसेज हैं
जितने भी जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं, क्योंकि बाहर इस चीज़ का सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा बेशक, जाता बिल्कुल है। ऐसे ही है। यहाँ पे सिर्फ हमारा जो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ है, जो हमारी दीन ने सिखाया, वो अनफॉर्चुनेटली हमने उस तरह से नहीं, हम उस तरह नहीं करते। आज हमें वो अपना रवैया बदलना है और एक इंसानी ज़िंदगी की कदर को समझना है, चाहे वो आप खुद चला रहे हो या कोई और चला रहा हो। तो बाहिफाजत जो है वो ड्राइविंग भी करें और ऐसी चीज़ ना छोड़ें कि जिसकी वजह से कल को किसी और को नुकसान होगा। और दूसरा सर, रेस्क्यू सर्विसेज की पासिंग आउट जो थी उसके ऊपर वज़ीर आला ने एयर एम्बुलेंस का भी ऐलान किया जी, है बिल्कुल। लॉन्च करने का, तो वो रेस्क्यू के तहत ही की जाएगी? जी बिल्कुल, हमारी बिकॉज देखिए जो है हम ये एयर रेस्क्यू सर्विस शुरू कर रहे हैं, जिसपे हमारा ऑफ कोर्स उसका रेस्क्यू के साथ रब्ता बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज जब भी कॉल आएगी, इमरजेंसी कॉल आएगी, तो हमें कॉल आएगी बिल्कुल। और हमने इमरजेंसी की नौयत समझते हुए उनको कॉल करना है। तो हमारा ऑब्वियसली उसको जो मेन जो कोऑर्डिनेशन है सारी वो रेस्क्यू के साथ होती है। फिर हमारा हुकूमत पंजाब का ही एविएशन विंग है, तो उनके साथ हमारा आपस में फिर रब्ता रहता है कि उसके साथ हम कस सकें। फिर खुसूसी तौर पे आज जहाँ पे मैं समझता हूँ ये तारीखी कदम है कि हुकूमत पंजाब अब इसको तहसील की सतह तक ले गया है, बल्कि मेजर टाउन तक जो है वो सर्विस जा रही है इस साल। तो वहाँ पे अब ज़रूरी था कि जिस तरह मुश्किल दुश्वार गुजार इलाके हैं, अगर हम पिंडी का इलाका देखें तो उसमें सॉल्ट रेंज है, काला चिटा पहाड़ की जो रेंज आती है, ठीक कुछ है। मरी हिल्स है। इसी तरह से साउथ में अगर हम देखें तो कोहे सुलेमान वगैरह के एरिया, वहाँ पे दूर दराज घर है, वहाँ पे एक्सेस बहुत पुअर है और वहाँ पे हमारे लिए रिस्पॉन्ड करना घंटा घंटा डेढ़ घंटा लग जाता है कुछ जगहों पर पहुँचते हुए। तो वहाँ पे फिर ऐसी सूरत हाल में, या मोटरवेज हाईवेज हैं जहाँ पे दूर दराज हैं, तो वहाँ पे कवरेज देने के लिए हमें इस एयर रेस्क्यू सर्विस की ज़रूरत थी। और ये वज़ीर आला पंजाब साहब का एक खुसूसी तौर पे उनकी एक ख्वाहिश है कि ताकि कोई भी पंजाब का कहीं पे भी हिस्सा हो, जहाँ पे भी, तो उनको फर वक्त फौरी जो है इमदाद मिल सके किसी भी इमरजेंसी की। बिल्कुल ऐसे। और मेरे ख्याल से सर ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी है जो लिया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से। डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ मौजूद है, डीजी रेस्क्यू है। सर बहुत शुक्रिया आपके शुक्रिया वक्त जी। का, और आप यहाँ पर आए हैं। जिस तरह आज फर्स्ट एड डे आलमी सतह पर मनाया जा रहा है और आज भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, डॉक्टर साहब ने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई हैं फर्स्ट एड के हवाले से, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इतने बाशाऊर हो गए होंगे कि आप लोगों को अगर एग्जैक्टली अहद हम लोगों ने आज करना है कि हम लोगों ने अपने जो लोग हैं उनकी जानें बचानी है। तो आपने मुझे इजाज़त देनी है और जाते जाते आपने सजाद अली का गाना है रावी, वो सुनिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।